ये अपना जो टॉपिक है ना इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ, वैसे आपको मालूम है ना मॉड्यूल्स में क्या क्या चल रहा है। मॉड्यूल 1 में आपको कंपनी लॉ आएगा। मॉड्यूल 1 के अंदर दूसरा सब्जेक्ट आपको कौन सा है, दैट इज नहीं मालूम क्या, तुम लोग एग्जीक्यूटिव कर रहे हो। आपको आपको कंपनी लॉ हो गया, फिर उसके बाद आपको टैक्स लॉज होता है, आपको इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है। ओके, मॉड्यूल 2 के अंदर आपको कंपनी अकाउंट्स मिलेगा, इंडस्ट्रियल लेबर मिलेगा और सिक्योरिटी कमर्शियल लॉस। ऐसे करके कितने हो गए, 7। अच्छा, फाउंडेशन सबने पास किया है? कोई है जो टीवाई वाला है? ओके, कोई है जो बीएमएस या बीएफएम या ऐसे कोर्सेज भी करता है, बीबीआई वगैरह? ओके, अच्छा बीएलएस वाला कोई है? बीएलएस, ठीक है, बिकॉज एग्जाम्स है ना, ठीक है, फाइन। सो दैट अपार्ट मोस्टली फिर मैं देख रहा हूँ मोस्टली ग्रेजुएशन के उसमें है, ठीक है। तो एसवाई रिजल्ट्स आ गए सबके, हो गया एडमिशन? नहीं, एडमिशन नहीं हुआ? ठीक है ठीक है, आ जाएंगे रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब जिस पार्ट को हम लोग देख रहे हैं वो है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इस 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को करने के लिए जब आप मॉड्यूल देखोगे तो मालूम पड़ेगा अंदर ही अंदर देयर आर 29 एक्ट्स। यस, 29। अब पूछो किसने बोला था सीएस करने के लिए? अभी घर पे जाके बोलना पता नहीं था क्या क्या होता है, मॉड्यूल देख के समझ में आना चाहिए था। ठीक है, यहां पर 29 एक्ट्स है, ओके। और उस 29 एक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा हर एक एक्ट के ऊपर ध्यान से, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, इट्स क्वाइट अ सिंपल सब्जेक्ट कंपेयर टू योर अदर सब्जेक्ट्स, और ये आसानी से हैंडल हो जाता है। ओके, वो हाँ है कि अंदर अभी फीलिंग निकलती है सर 29, मजाक कर रहे हो ना? हो जाता है। कैसे होता है, सेम ओल्ड थियरम, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड यू फिल द वेसल, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, हो जाएगा। ओके, अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटायर मॉड्यूल को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्म करूं, आपका जो एग्जाम का पेपर होता है ना वो 2 पार्ट में आता है। ये पूरा जो चीज है वो 2 पार्ट में है। 70 मार्क्स का आपका है पार्ट ए और 30 मार्क्स का है आपका पार्ट बी। और एग्जाम का पेपर कुछ ऐसा है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड 2A में आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये आपका पार्ट ए का 70 मार्क्स है। ओके, पार्ट बी रहेगा जिसमें 30 मार्क्स रहेगा, जिसके अंदर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 एंड 6A का पार्ट रहेगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स। इस तरीके से हमको इस पेपर को हैंडल करना है कि आउट ऑफ 2 पार्ट्स सफिशिएंट मार्किंग्स आ जाए ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर पाए। समझ में आया? क्लियर। सो एक बेसिक नॉलेज आपको दे दी, एग्जाम के प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे उनको हैंडल करना है, दैट वी विल डू टुगेदर। लेकिन एक बेसिक नॉलेज दे दी कि इस तरीके से आपका एग्जाम का पेपर आपको टैकल करना है। समवेयर इन दिसंबर 2021 के आसपास एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले तो अपना पोर्शन हो ही जाएगा, डोंट वरी। ओके, अब आते हैं चैप्टर्स क्या करने हैं। देखो एक्चुअली क्या है, 29 एक्ट्स काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग सेगमेंट में, तो उनको इस तरीके से क्लब करना है ताकि एग्जाम्स के लिए एक तो पढ़ना भी इजी हो और चैप्टर्स की स्टोरी भी एक साथ जाए। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से डील होता है कि नहीं होता, ये क्वेश्चन में हो जाएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो हम उसको एक साथ रख लेते हैं, तो इसमें एक बेनिफिट हो जाएगा कि हम आसानी से एक एक पार्ट को समझ सके। ठीक है, अब इसको एक साथ कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट। हम अपने पूरे सिलेबस को इस तरीके से एक साथ करते हैं कि अपने को समझ में आए। ठीक है, क्लियर। और फिर उसके बाद एक एक करके अपना चैप्टर्स देखते हैं। इसको एक साथ इस तरीके से करते हैं कि पहला वाला पार्ट देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन लॉज।
अच्छा है ना? यस, ये इकोनॉमिक लॉ और इसकी वैल्यू मार्केट में काफी है, बिकॉज जितने भी चैप्टर्स आप कर रहे हो मैं आपको ये भी दिखाते जाऊंगा एज अ सीएस, आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अब फॉरेन लॉज में सबसे पहला एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, ये काफी हद तक पॉपुलर एक्ट रहा है। ओके, इसके साथ एक और एक्ट जाता है जिसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। ठीक है, एक और चीज जो आप पढ़ोगे यहां पर आती है एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। ओके, आपको 1520 वाली पॉलिसी एप्लीकेबल है। इसके साथ एक और चीज पढ़नी है, क्या पढ़ना है? इसके साथ पढ़ोगे SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, SEZ पढ़ेंगे, जोन्स, कोन्स नहीं। एंड अभी देखो कौन न्यूज में आता है ना, मिस्टर माल्या बाहर गए हैं, घूम रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट वाले परेशान हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, ये पैसा घुमाने का एक तरीका है और वो हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड आउट स्टडी करेंगे। तो ये सारे फॉरेन लॉज एक साथ रखने के हैं। ठीक है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंज्यूमर लॉज पढ़ते हैं। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स जो एसवाई में आए हैं, आएंगे, या फिर एसवाई में आपके लॉ तो आता ही है और इसमें से कंज्यूमर लॉ कई स्टूडेंट्स को आता ही है, प्लस जो बीबीआई कर रहा है उसको भी आएगा। क्लियर? तो अब ये कौन से लॉ है? सबसे फेमस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, सबसे फेमस, सबसे इजी। दूसरा थोड़ा टेक्निकल है पर अच्छा भी है, मार्केट में यूटिलिटी है, कंपटीशन एक्ट। समझ में आया इतना? तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज, नाम सुना है? ये कुछ, ये एक्ट अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। मार्केट में जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं ये एक्ट में आप पढ़ोगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज। एक और एक्ट जो कंज्यूमर सेगमेंट से जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीगल मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी। सर ये लीगल मेट्रोलॉजी क्या हुआ? सपोज आपने वेइंग मशीन लिया और वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए और उधर दिख रहा है 100 केजीज। इसका मतलब मशीन खराब है, खराब है। तो ये मशीन बराबर है कि खराब है? थर्मामीटर बराबर है कि खराब? इस एक्ट में कवर होता है। ओके, तो ये इंडस्ट्री में दूसरा यूज करने वाला एक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इतना नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में क्या पढ़ेंगे? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला एक्ट, कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, ये कॉपीराइट एक्ट फिल्म इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। तो एक और एक्ट है जो मेडिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है, फार्मास्यूटिकल पेटेंट एक्ट। यस, गुड वन। वाह वाह वाह। ओके ओके, लेट्स सी द अदर वन। रुको रुको, और भी आ रहा है।
एंड ट्रेडमार्क्स। बस बराबर, इतने पे खुश हो जाओ, अंदर जब आएगा तो पता चलेगा। एंड एक और है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस। बस एक हो जाओ। डिजाइन्स एक्ट। बस। ओके फाइन। ओके अभी ये हो गया अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ठीक है। आप यहां पे एक और सेगमेंट पढ़ने वाले हो जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, प्रॉपर्टी लॉज। एक और सेगमेंट पढ़ोगे जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी लॉज। अच्छा, ये प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी की डील करने से पहले हम एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आएगा। एंड गेस फर्दर, स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन। क्लियर, ठीक है। स्टैम्प एक्ट फॉर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन। और इसके अंदर एक और एक्ट है, मेंटेन साइलेंस। इसके अंदर एक और एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट। दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट। एंड एक पार्ट आपने जनरल लॉ में पढ़ने वाले हो, क्या, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। ओके, वो पार्ट हो गया जनरल लॉ में। यहां पर जब आप किसी को चैलेंज करते हो तो व्हाट डू यू स्टडी, वो स्टडी को बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ओके, क्लियर। तो ये क्या हो गया अपना प्रॉपर्टी का सेगमेंट। इसके साथ साथ आप एक और सेगमेंट स्टडी करते हो जिसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटीज। ओके, देन एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लॉज। अभी मोदी गवर्नमेंट का वो चल रहा है ना, मेक इन इंडिया और वो सब। इंडस्ट्रियल लॉज में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, मतलब इंडस्ट्री बनाने का लाइसेंस कैसा, स्टार्टअप्स का लाइसेंस क्या होता है, वो सब चीजें क्या है। सो वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट और MSME। ओके, क्लियर। एंड लास्ट पार्ट जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, EVS। क्या हुआ, सबकी चुप हो गई। यहां पर EVS भी है, यू स्टडी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। यस, EVS का भी स्टडी है, उसकी इंपॉर्टेंस भी है। जब मैं ये एक एक सब्जेक्ट लूंगा ना, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझाते जाऊंगा कि मीटिंग्स या बोर्ड कंपनीज के अंदर एक्टिंग एज अ VP लीगल और सिंपल एज अ लीगल मैनेजर भी आपको सिर्फ कंपनी लॉ कंप्लायंस नहीं देखना, सिर्फ सिक्योरिटी लॉ का कंप्लायंस नहीं देखना, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ओके,
अगर इसकी इंपॉर्टेंस है तो फिर इंस्टीट्यूट ने आपके लिए रखा हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस. अब इसके साथ एयर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. ठीक है, अगर काउंट आउट करेंगे तो नियर टू 29 हो चुके होंगे. हो गया होगा 29 हो गए. हो गया, बस इतना ही है. सो एक काम करना, अपने बुक में ये लिख के रखना. क्यों लिख के रखना है? क्योंकि असली पढ़ाई कब होती है? एग्जाम वाले दिन. सो ये लिख के रखो सो दैट यू आर अवेयर मुझे एग्जाम के दिन कौन से एक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ना है, एंड आई एम अवेयर कि मेरा प्रिपरेशन कैसे जाएगा. ओके, क्लियर, फाइन. मेक दिस एंड कीप इट रेडी. डन. ओके, ये पार्ट हुआ. ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग लॉजिकल. यानी ये पार्ट मिटाते और लेट्स एंटर इनटू फर्स्ट ऑफ द चैप्टर्स. तो हम लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सबको सिंपल लगता है, सबसे इजी भी है. ओके, और कई लोगों ने शायद कॉमर्स में या सिविक्स में या किधर ना किधर पढ़ा जरूर है, और किसी को एसवाई में भी है. बराबर, क्लियर. एफआई में भी था, वेरी गुड. चलो अभी हमको आंसर्स मिलने वाले हैं. नहीं, पार्ट ए पार्ट बी है. हाँ, वही समझो. ओके, लेट्स सी दिस. नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ईयर इज 1986. इस एक्ट के अंदर हम लोग कंज्यूमर रिलेटेड राइट्स के बारे में बात करते हैं. सर, ये एक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एज अ सीएस यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनीज, और आपकी कंपनीज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करती है. To your knowledge, CS generally appears in consumer forums for their companies. तो उनको पता तो होना चाहिए कि कंज्यूमर फोरम्स में जब हम अपीयर होते हैं तो हमको क्या बातें करनी है, हमें क्या राइट्स डिस्कस करने हैं, हमें अपनी कंपनी को कैसे डिफेंड करना है. या फिर अगर आप एक छोटा सा प्रोडक्ट भी लेते हो और उसमें कोई डिफेक्ट निकले तो क्या आप अपने खुद के लिए केस कर सकते हो कि नहीं? तो फिर वो सब राइट्स आपको पता होनी चाहिए कि नहीं. इफ दैट थिंग्स मस्ट बी देयर इन योर नॉलेज, तो ये एक्ट की रेलेवेंस आपके लिए आ गई. क्लियर. ये एक्ट कई कंपनीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ डॉक्टर्स, उनको भी पढ़ाया जाता है.
बिकॉज ये एक्ट की रेलेवेंस हर एक के लिए बहुत है. एंड यू नो, जागो ग्राहक जागो. So that phenomena says that customers in India are liberating. They are waking up to their rights. अच्छा याद आया. What are the rights of consumer? Okay, okay, okay. इतना समझ में आया. Are you consumers? Do you have rights? Very good. फिर काफी हो गया मेरे लिए. If you have rights, that means you should be aware of what rights you have. ठीक है. चलो एग्जामिनर को बता देते हैं हमारे पास राइट्स क्या है. एक होता है राइट ऑफ प्रोटेक्शन. सॉरी, राइट ऑफ प्रोटेक्शन. बराबर, राइट ऑफ प्रोटेक्शन. अच्छा, ये प्रोटेक्शन का राइट क्या है? व्हाट इज प्रोटेक्शन? बोलने के लिए फ्रॉम हजार्डियस गुड्स. मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं मार्केट में जाके कोई गुड्स खरीदता हूं तो मुझे ये इंश्योर, रादर मुझे ये एक सिक्योरिटी चाहिए कि वो गुड्स खराब नहीं है, स्टेल नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाए. सो दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. या फिर अगर आप मोबाइल लेते हो तो ये इंश्योर होनी चाहिए कि बैटरी नहीं फटनी चाहिए. तो ये सब चीजें राइट ऑफ प्रोटेक्शन में आ गया. ठीक है, क्लियर एवरीवन? फाइन. लिख लो पहला पॉइंट राइट्स ऑफ कंज्यूमर में. लिखो पहला पॉइंट राइट्स ऑफ कंज्यूमर में. ओके, राइट्स ऑफ कंज्यूमर में पहला पॉइंट हो गया राइट ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या हुआ? राइट ऑफ प्रोटेक्शन. लिखा? डन? गुड. अब दूसरा राइट देखते हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्या राइट हुआ? व्हाट इज राइट ऑफ इंफॉर्मेशन? किस चीज की जानकारी चाहिए हमको? प्रोडक्ट की जानकारी. जेन्युइनली टेल मी, कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट उठा के ये देखते हैं कि उसमें फैट्स कितना है, एनर्जी कितनी है, एंड देन यू बाय? वाह वाह वाह. डू यू एक्चुअली चेक इट? या फिर ऐसा होता है एक पानी की बोतल देना, दैट्स इट, बिस्लरी दो या ये दो. यू जेन्युइनली चेक इट कि उसमें फैट्स कितना है, ये सब, पानी में एनर्जी कितनी है, सोडियम, मैग्नीशियम्स. यू हार्डली चेक इट. येट यू आर क्लेमिंग राइट टू बी इन्फॉर्म. मतलब चाहे आप चेक करो, चाहे आप चेक न करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपका ये राइट है, इसके वजह से कंपनी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करके रखें. आप चेक नहीं भी करते पर आपके पास राइट है, इसलिए कंपनी के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. समझ में आया? बिकॉज समबडीज राइट इज समबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? समझ में आया? इसलिए वो आपको इन्फॉर्म करके रखते हैं. फाइन, ठीक है. चलो, तो ये हो गया अपना सेकंड वाला. लिख लिया? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. थर्ड इज राइट ऑफ एश्योरेंस. राइट ऑफ एश्योरेंस. व्हाट इज एश्योरेंस? दैट इज, जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, दैट प्रोडक्ट शुड मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स. मतलब ISO स्टैंडर्ड्स नहीं रहे. एक सीधी सी बात समझ, अगर तुम 500 ml का कोई भी कोका कोला ड्रिंक लेते हो या फिर कोई ड्रिंक लेते हो, क्या घर पे जाके कभी टेस्ट ट्यूब में चेक किया ये 500 ml है, इसमें 2-3 बूंद कम तो नहीं है? You do that actually? You hardly do that. Exceptions are there. You hardly do that. But
फिर भी कंपनी आपको एश्योर करती है कि आपको जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो उतने क्वांटिटी को मीट करता है। दैट मीन्स कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट पे आता है कि उनको कस्टमर्स को जितना प्रोडक्ट मिलेगा वो एश्योर्ड कि वो उस कंटेंट के हिसाब से मिलेगा, उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिलेगा। तो ये क्या हो गया, राइट्स ऑफ, अब ये क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड इज राइट ऑफ चॉइस, फोर्थ इज चॉइस, राइट ऑफ चॉइस। नाउ व्हाट इज द चॉइस? व्हाट इज द चॉइस? आई ऑलवेज से समबडी आर एक्सेप्शंस। वो शादी.com पे चॉइस कर रहा है। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। व्हाट इज द चॉइस हियर? अगर आप बिग बाजार या किसी भी मॉल में जाते हो, वहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। दैट्स वेयर यू गेट द राइट ऑफ चॉइस। अगर एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स उधर पड़े रहे एंड यू गेट नो राइट ऑफ चॉइस, देन इट्स अ राइट ऑफ कंपल्शन रादर, कि आपको वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, दूसरा है नहीं। इसीलिए कई कंपनीज सेम लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी डिफरेंट वैरायटीज करती है। जैसे एचयूएल जैसी कंपनी भी सर्फ और रिन दोनों बनाती है, बिकॉज देयर हैज टू बी अ राइट ऑफ चॉइस। क्लियर? तो इन दैट केस दिस चॉइस को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब समझ में आया? क्लियर? दैट्स व्हाई आपको मार्केट में रेंज मिलती है, सो मच टू सो मच डिपेंडिंग। अब एक 1500 का 1000 रुपए का भी मोबाइल मिल जाता है, आजकल तो टीवी पे दिखाते हैं 700 रुपए का भी मिलता है। तो वहां से लेके 40,000 तक का मोबाइल है, 40,000 तक का मोबाइल है, शायद उससे ज्यादा भी होगा। चॉइसेस, रेंज देखो कितनी वाइड है। फिर तो देर आर चॉइसेस अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड राइट ऑफ हर्ड, HEARD, right to be heard or right of being heard. Now, who is hearing you? Who is hearing you? If you are a consumer, ये right of heard आपको कौन प्रोटेक्ट करके दे रहा है? ये right to be heard आपके लिए प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट, by forming certain councils, by recognizing NGOs. इन NGOs, इन काउंसिल्स के सामने जाके आप अपने ग्रीवियंसेस डालते हो तो आपको राइट ऑफ हर्ड मिलता है। देखो, राइट ऑफ हर्ड गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन जो फोरम करते हैं उसको बोलते हैं राइट ऑफ रिड्रेसल, बराबर। दैट बिकम्स द नेक्स्ट वन, राइट ऑफ रिड्रेसल। ठीक है, इट बिकम्स राइट ऑफ रिड्रेसल। ठीक है, रिड्रेसल मतलब फोरम्स आपको पर्टिकुलर रिलीफ देते हैं। अच्छा बताओ कितने फोरम्स हैं? 3 है। एक लेवल पे हुआ डिस्ट्रिक्ट, दूसरा लेवल पे हुआ स्टेट, तीसरा लेवल पे, परफेक्ट। सो 3 फोरम्स अपने सामने अब आएंगे, तो अपने को 3 फोरम्स को हैंडल करना है। ओके, क्लियर? अब ये हुआ, ठीक है। अब या तो अपनी बुक को 2 साइड यूज करना या फिर हॉरिजॉन्टली कर लेना। तो 3 फोरम्स आपको कंटिन्यू एक साथ में करने हैं। एंड लेट्स सी हाउ डू वी हैंडल, बिकॉज ये सारे लॉ डिवाइडेड है, हमको क्लब करना है सो दैट इजी एक्सेसिबिलिटी, इजी रीडेबिलिटी और मालूम पड़े एक ही जगह पे हम आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। फाइन, ये कॉलम वाइज बना के रखो।
दैट इज पर्टिकुलर्स, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। फिर इसके इंपॉर्टेंस, इसकी पर्टिकुलर्स, इसकी चीजें एक एक करके आपके सामने समझाता हूं, एंड देन द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू डू। ओके, मेक इट। चलो, ओके, फाइन। कॉलम्स बनाए, दैट इज पर्टिकुलर्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। ठीक है। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए, यहां पर बॉम्बे में डिस्ट्रिक्ट फोरम बैंड्रा में चितना कॉलेज के पास में है। ओके, और दूसरा परेल साइड पे है, और तीसरा थाने में कोर्ट एरिया है उसके पास में। तो वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम दिखता है। स्टेट कमीशन अगर आप बॉम्बे में देखना चाहो तो वो सीएसटी स्टेशन है, आजाद मैदान, उसके ठीक कनेक्टेड कैपिटल सिनेमा के। ओके, एंड ये दिल्ली में सिचुएटेड है। सो अगर कभी आप दिल्ली घूमने जा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द प्लेस यू कैन विजिट। खाना अच्छा मिलता है, वर्थ की। बाकी तो डेट्स मिलती है वहां पे खड़े होने के बाद, नेक्स्ट तारीख पर डेट्स मिलती है। कुछ एक चीजें पे आप आर्ग्यू कर सकते हो। तो लेट्स सी, अब लेट्स सी द फोरम्स। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग यहां पर देखेंगे उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन। अब ये कॉम्पोजिशन का फंडा क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कॉम्पोजिशन कैसे होता है? एक बैठेगा जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, और दूसरे दो जन मेंबर्स बन जाते हैं। और ये हो गया आपका स्टैंडिंग एरिया, और ये हो गया आपका क्लाइंट एरिया। सो इधर इधर ध्यान दो, यहां पर आपको तीन जनों के सामने केस का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। ओके, एक होता है प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट जज के लेवल का है, दैट इज इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, इट इज अपॉइंटेड बाय द जजेस, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैसे। और दूसरे जो मेंबर्स हैं वो टेक्निकल मेंबर्स बोलते हैं, जिसमें से एक शैल बी अ वुमन, वन शैल कंपल्सरी बी अ वुमेन। क्लियर? ठीक है। सो ये पूरा कॉम्पोजिशन बन जाता है। अब हर डिस्ट्रिक्ट पे आपको ये कॉम्पोजिशन मिलेगा, हर स्टेट पे आपको ये मिलेगा, लेकिन नेशनल में कॉम्पोजिशन एक से ज्यादा है। दैट मीन्स यहां पर नेशनल कमीशन में देयर आर वन प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स। तो कितना वुमेन होगा? एक ही काफी है। ओनली वन शेल बी ए वुमेन। ओके, वहां पे 2 वुमेन नहीं करने का, ओनली वन शेल बी ए वुमेन, ऐसा ही लिखा है। इसका मतलब क्या है? दैट इज, इसका मतलब समझो, दैट इज कैन देयर बी मोर देन वन वुमेन ऑल्सो? यस, यू कैन हैव ऑल 3 ऑफ देम एज वुमेन, और यू कैन हैव वन ऑफ देम एज वुमेन, बट वन वुमेन इज कंपल्सरी। समझ में आया? So once you enter the court, that's how the forum, that is composition is divided. ठीक है? तो इसके आ जाओ डिस्ट्रिक्ट फोरम के नीचे, और वहां पे लिखो द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन सा जज होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ओके, द प्रेसिडेंट इक्वल टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, द प्रेसिडेंट इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट judge, and two members, of which one is woman, ठीक है? ये बात सबको क्लियर हो गया? द प्रेसिडेंट इज इक्वल टू अ
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ऑफ विच वन इज अ वुमेन। क्लियर। अब स्टेट में हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जज की लेवल बढ़ जाएगी, इक्वल्स टू अ हाई कोर्ट जज एंड 2 members ऑफ विच वन इज अ वुमेन। तो आ जाओ इस पे, द प्रेसिडेंट इक्वल टू अ, स्टेट पे आ जाओ, द प्रेसिडेंट इक्वल टू अ हाई कोर्ट जज, द प्रेसिडेंट इक्वल टू अ हाई कोर्ट जज ऑफ विच वन, नहीं सॉरी, हाई कोर्ट जज and 2 members of which one is woman, of which one is woman। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी नेशनल पे कौन सा जज होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पे लिखो द प्रेसिडेंट इक्वल टू अ सुप्रीम कोर्ट जज, द प्रेसिडेंट इक्वल to a Supreme Court judge of which one is woman, of which one is woman। okay, और सॉरी members लिखना है, Supreme Court judge and 4 members of which one is woman, and 4 members, 1 2 3 4 members of which one is a woman, of which one is a woman। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सो अभी ये सबको क्लियर हुआ। प्रेसिडेंट इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एंड देयर आर 2 members, प्रेसिडेंट इज अ हाई कोर्ट जज एंड देयर आर 2 members, प्रेसिडेंट इज अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड देयर आर 4 members। ठीक है, अब उनका दैट इज, देखो जजेस का क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है, हायर जजेस, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन या अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इन दैट केस प्रेसिडेंट के बारे में हम बोल नहीं सकते क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो जज है। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन कितनी होगी, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन कितनी होगी। अब जब कोई मेंबर बनता है, जब कोई मेंबर बनता है वो भी आप ही की तरह कोई ना कोई कॉलेजेस इंस्टीट्यूट से क्लियर किया है, तो उसने भी ऐसे ही कोई कोर्सेज किया होगा, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। ओके, ऐसे ही कोर्सेज करके टेक्निकल मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। क्लियर। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वी विल रेफर टू आवर ओन कॉलेजेस, जो हमारे कॉलेजेस के कोर्सेज हैं। तो वहां पे यू कैन राइट डाउन फर्स्ट, मेंबर्स क्वालिफिकेशन आर कौन सा होगा, अकाउंट्स, कौन सा, अकाउंट्स। Members qualification are accounts, comma, commerce, accounts, comma, commerce, comma, economics, economics, लिखा, accounts, comma, commerce, comma, economics, comma, sociology, sociology, comma, public administration, comma, management, public administration, comma, management, लिखा management, comma, law, comma, law, etc. etc. ठीक है, फाइन। So the qualification of the members, क्या रहेगा, accounts, commerce, economics, sociology, ठीक है, administration, management, law। क्लियर, ठीक है। ये तीनों जगह कॉमन है, सेम एज डिस्ट्रिक्ट, ओके।
मेंबर्स इधर भी वही क्वालिफिकेशन एंजॉय करते हैं जो इधर एंजॉय करते हैं. तो सेम एज डिस्ट्रिक्ट. दैट इज आपके नोट्स के लिए, एग्जाम्स के लिए पूरा बराबर लिखना. ओके तो नोट्स लेवल पे दिस विल बी सेम एज डिस्ट्रिक्ट, दिस विल बी सेम एज डिस्ट्रिक्ट. क्लियर? ठीक है, फाइन. ये सबको क्लियर हुआ? अच्छा, मिनिमम एज टू बी अ मेंबर कितना है? मिनिमम एज टू बी अ मेंबर, मिनिमम एज टू बी अ मेंबर कितना है? 35. प्रॉपर बोला. यस, सब जगह पे 35 आ जाएगा, सब जगह पे 35. दैट इज ऑल द 3 कॉलम्स. मिनिमम एज शैल बी 35. मिनिमम एज शैल बी 35. लिखा? ओके तो मिनिमम एज कितनी है? 35, 35 एंड 35, तीनों जगह पे. एवरीवन क्लियर विद दैट मच? ओके, अब आते हैं थोड़ा आगे. अच्छा, इनका टर्म कितना होगा? 5 years. वेरी गुड. तो इनका जो टर्म है वो हो गया 5 years और अप टू द एज ऑफ ये कितना होगा? 65. तो टर्म इज 5 years और अप टू द एज ऑफ 65. ठीक है, लिखो लिखो. द टर्म इज 5 years, द टर्म इज 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 और अप टू द एज ऑफ 65. ओके, एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. इसका मतलब सपोज यहां पर एक पर्सन 58 का था जब उसको मेंबर बनाया, तो कितने साल तक बनेगा वो? 5 years ऐड करो तो 60. मैक्सिमम एज उसकी कितनी है? तो अगर वो रीअपॉइंट होगा तो कितने साल के लिए जाएगा? क्लियर? अप टू द एज ऑफ 65. ओके, ओके. तो यहां पर स्टेट में द टर्म इज 5 years और अप टू द एज ऑफ, आउट ऑफ वर्ल्ड है कुछ भी फेंक देने का, 67. ओके, इट इज 5 years और अप टू द एज ऑफ 67. आई रिपीट, 5 years और अप टू द एज ऑफ 67. तो ये हो गया 65. दिस कम्स टू 67. मेक इट. तो यहां पे लिखना 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. स्टेट में 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. नेशनल में कितना हो जाएगा? 5 years और अप टू द एज ऑफ 70. 5 years और अप टू द एज ऑफ 70 and eligible for reappointment, and eligible for reappointment. ठीक है, क्लियर? फाइन. एवरीवन क्लियर? ठीक है, सो फाइन. सो नेशनल के अंदर मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 70. मिनिमम एज कितनी है? 35. ओके, टर्म कितने का होगा? फाइन. क्वालिफिकेशन कितनी है समझ में आया? और नेशनल कमीशन में कितने मेंबर्स बैठते हैं? 4. नेशनल कमीशन में 4 मेंबर्स बैठते हैं. ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ इतना? ठीक है, नाउ गोइंग टू अदर लेवल ऑफ दिस. इसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन. इसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन. ओके, फाइन. अभी लेट्स टेक अ सिनेरियो. आप यहां से जा रहे हो लोनावाला. गुड. चिकी खाने चलो.
सो आप यहां से जा रहे हो लोनावाला और रास्ते में आता है फूड कोर्ट। तो फूड कोर्ट में आपने कुछ खाने पीने का चीज लिया, दैट इज कंज्यूमेबल आइटम, और बस में आप कंज्यूम करके लोनावाला पहुंचने के बाद यू स्टार्टेड फीलिंग इलनेस, अनस्टेबलनेस। सो आप बेड रिडन हो गए, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, बोला मुझे ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। उसके बाद पता चला आपको हुआ है फूड पॉइजनिंग, दैट इज स्टेल फूड्स, खराब खाना। बराबर? क्लियर? ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, लोनावाला बेल्ट हैज वन डिस्ट्रिक्ट एरिया, फूड कोर्ट जिधर आता है वो आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, आप रहने वाले मुंबई एरिया के हो, फूड कोर्ट का हेड ऑफिस है दिल्ली में, केस कहां पे डालोगे? दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर लोनावाला? मतलब if I stay over here, then I file a case in Mumbai, or should I file in Pune, or should I file in Lonavala? वहां पर लीगली हम लोग रेफर करेंगे जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? वो बोलता है कि जहां पर ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हो रिसाइड्स या वर्क्स फॉर गेन, तो ऑपोजिट पार्टी जहां पर, ऑपोजिट पार्टी, ओके, जहां पे रिसाइड्स और वर्क्स फॉर गेन, क्लियर? ठीक है। और वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, or where the cause of action arises. Okay? Clear? वहां पे केस डालेंगे। इसका मतलब फूड कोर्ट दैट इज ऑपोजिट पार्टी वर्क्स फॉर गेन वेयर? पुणे। तो पुणे हैज वन ज्यूरिसडिक्शन। आप बीमार कहां पे पड़े थे? लोनावाला। लोनावाला हैज अ कॉज ऑफ एक्शन। तो इन दोनों ज्यूरिसडिक्शन में आपकी कंप्लेन आ गई। क्लियर? बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन बिकेम एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंप्लेन कहां पे डालना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी मालूम पड़ेगा ना आगे का कॉम्पेंसेशन कहां से मिलेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। चलो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा ट्वीक करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। आप बड़ौदा से महाराष्ट्र दैट इज अपने घर मुंबई आ रहे थे, बस में आ रहे थे, ठीक है। सो आपने क्रॉस किया गुजरात बेल्ट, वहां पर क्रॉसिंग यानी बॉर्डर के पास में आपने यू हैड सर्टेन थिंग्स एंड दीव दमन क्रॉस करते हुए धानु से अंदर यू आर एंटरिंग टू मुंबई एरिया। क्लियर? आपने जो कंज्यूमेबल खाया था वो खाया था गुजरात में, तबीयत खराब हुई इधर आके। अब बताओ कहां पर, गुजरात स्टेट में करना है कि महाराष्ट्र स्टेट में? पक्का गुजरात के महाराष्ट्र में भी मैं बीमार तो इधर हुआ। तो कहां पे करेंगे? अगेन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कम इन। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट था, दूसरे एग्जाम्पल में स्टेट। आप समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या आ रहा है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का टेरिटरी में? क्लियर? डिस्ट्रिक्ट लेवल सेम स्टेट में जाता है। फिर से ध्यान से समझो, फिर से ध्यान से समझो। दैट इज अगर लोनावाला कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र स्टेट। पुणे कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र स्टेट। और फिर मुंबई कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र स्टेट। तो ये कौन सा ज्यूरिसडिक्शन की बात करो, डिस्ट्रिक्ट के स्टेट की? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में आएगा केस। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो वो कौन से स्टेट में आएगा? दैट मीन, समझ में आया? या तो केस गुजरात में हो सकता है या फिर केस स्टेट का क्वेश्चन आया तो कहां पे जाएगा? स्टेट कमीशन लेवल पे। अब समझ में आया? क्लियर? एक क्वेश्चन कहां पे गया था? डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा कहां पे आया? स्टेट। अब यहां पे लॉ वही लगेगा, वेयर द ऑपोजिट पार्टी रिसाइड्स या वर्क्स फॉर गेन या वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। मतलब मेरा ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है इधर गुजरात स्टेट कमीशन या फिर मुंबई स्टेट कमीशन, बोथ, दोनों में से आपकी चॉइस।
क्लियर, बिकॉज द वर्ड इज और, हियर पुणे और लोनावाला, बिकॉज वर्ड इज और, तो पुणे वेर यू एक्चुअली फेल्ट सिकनेस, या फिर लोनावाला, ओके, फूड कोर्ट इज लोकेटेड इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे हो गया, ही वर्क्स फॉर गेन ओवर देयर, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया वेर दी opposite party resides or works for gain, or where the cause of action arises, ठीक है। तो where the opposite party resides, where the opposite party resides, तो इन दैट केस, केस कहां पे करोगे, वो केस आप करोगे जहां पर कॉज ऑफ एक्शन, बीमार कहां पे पड़े, तो if you fell sick, in that case you will file a case in, okay, as you wish. Then fine, let's come to the third one. आ रहा हूं, चाइना से वापस आ रहे हो, ओके ना, आ रहा हूं। सो यहां पे ध्यान देना, आप चाइना से ट्रेवल करते हो, इंडिया में आते हो, ठीक है। क्या इंडिया में आने के बाद आप चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हो? दैट इज नहीं, क्योंकि इंडियन लॉज चाइना में नहीं लगते। तो नेशनल कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है, बट नॉट फॉरेन कंट्रीज, ओके। सो ये हो गया ऑल ओवर इंडिया। यहां पर एक पिक्युलर क्वेश्चन उठता है, सर ये ऑल ओवर इंडिया है तो कौन से केसेस यहां पे जाते हैं? वो केसेस डिपेंड करते हैं क्लेम पे, वो केसेस डिपेंड करते हैं क्लेम पे, और वो क्लेम डिपेंड करता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसको बोलते हैं मनी, ओके, इसको बोलते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, ओके, मनी, मॉनेटरी। मतलब फूड कोर्ट गए थे, खाना खाया था, मैं बीमार पड़ा, मेडिकल का खर्चा, मेरे फैमिली वालों को अफेक्ट हुआ उसका खर्चा, प्लस मेरे क्लासेस छूट गए उसका खर्चा, प्लस मुझे जो दूसरे काम करने थे वो भी अटक गए। दैट मीन्स मैं फूड कोर्ट वालों के खिलाफ 10 लाख रुपए का क्लेम डाल रहा हूं। इन दैट केस कहां पे जाएगा? डिस्ट्रिक्ट पे। तो डिस्ट्रिक्ट का क्लेम ज्यूरिसडिक्शन कितना है? 20 लाख तक का, ओके। सो यहां पर क्लेम अप टू, claim is up to 20 lakhs, about 20 lakhs up to 1 crore is state. So यहां पे पिक्यूनरी कितना है? Claim above 20 lakhs up to 1 crore. So claim is above 20 lakhs up to 1 crore. यहां पे 1 करोड़ जैसा क्लेम क्या आएगा? आपने बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी, उसको दिया एडवांस, अब वो बिल्डर आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं देता, आप कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम डाल सकते हो। समझ में आया? बिल्डर के लिए प्रॉपर्टी स्टॉक्स हो जाता है, बिल्डर के लिए प्रॉपर्टी स्टॉक्स हो जाता है, और आपने बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी है, इसलिए आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो। तो दैट मीन्स अबाउ 20 lakhs अप टू, यहां पे आया, क्लियर। एंड इधर का पिक्यूनरी कितना है? अबाउ 1 करोड़। मैगी केस 300 करोड़ का केस था, तो दैट मीन्स यहां पर पेक्यूनरी कितना हो गया? अबाउ 1 करोड़। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ओके फाइन, इतना जॉट डाउन करो, फिर आगे का बताता हूं।
ओके, ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इस पार्ट के अंदर आपने ये समझ लिया 1 करोड़ तक का लिमिट है। डिस्ट्रिक्ट की अपील कौन से कोर्ट में जाएगी? स्टेट। सो स्टेट के पास अपील के भी पावर्स हो गए, दैट्स कॉल्ड अपेलेट, दैट्स कॉल्ड अपेलेट, दैट इज अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, दैट्स कॉल्ड अपेलेट, दैट इज अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, स्टेट की अपील कौन से फोरम में जाएगी? तो नेशनल के पास भी अपील के पावर्स है, दैट्स कॉल्ड अपेलेट, दैट इज अपील फ्रॉम स्टेट। और स्टेट की अपील कौन से कोर्ट में जाएगी? नेशनल। नेशनल की अपील कौन से कोर्ट में जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। सो यहां से जो अपील जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी दैट इज अपील फ्रॉम नेशनल। फाइन, क्लियर? ठीक है। सो अपील की पावर्स किस किस के पास है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपील की पावर्स नहीं है, स्टेट के पास के अपील की पावर्स है। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गोज टू द स्टेट, अपील फ्रॉम स्टेट गोज टू द नेशनल, अपील फ्रॉम नेशनल गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद की पावर्स को ध्यान से समझो, इसके बाद की पावर्स को ध्यान से समझो। ठीक है, आपने एक कंपनी के खिलाफ केस डाला हुआ है, आपने एक कंपनी के खिलाफ केस डाला हुआ है और वो कंपनी एक पर्टिकुलर लैपटॉप या प्रोडक्ट्स बेचती है जो आपने खरीदा था। ठीक है, अब जो जज केस सुन रहा है, जो जज केस सुन रहा है, यू आर अ सीएस, आपने क्या किया? कंपनी के बारे में उसकी रिसर्च वर्क, आरओसी वगैरह से पूरा रिसर्च देखने के बाद आपने जज को ऑब्जर्व किया। जज का नाम और आरओसी पे लिखे हुए शेयर होल्डर का नाम तो एक ही है और आप बोलते हो कि योर लॉर्डशिप, आप तो इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, यू कैन नॉट हियर दिस केस बिकॉज यू आर बायस। क्या कोई ओनर अपने ही कंपनी के खिलाफ केस डालेगा? सो अगर जज शेयर होल्डर है और वो केस नहीं सुन सकता तो फिर हम क्या करेंगे? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा हुआ कि जज निकला शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जिसके खिलाफ आपने केस डाला हुआ है, तो फिर आप एक्सरसाइज करोगे स्टेट कमीशन की रिवर्जनरी पावर्स, जहां पर पेंडिंग केस को स्टेट कमीशन में खींच लिया जाएगा। जहां पर पेंडिंग, देखो अगर केस डिसाइड हो गया तो हम अपील डालते हैं, लेकिन अगर केस डिसाइड नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो पेंडिंग है। पेंडिंग केस को भी खींचने की पावर्स, दैट इज कॉलिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसके पास है? स्टेट। तो स्टेट के पास एक और पावर है, दैट्स कॉल्ड रिवर्जनरी। रिवर्जनरी पावर्स का मतलब टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिसाइड। Okay, that is to call for records from the district and decide it. वैसे ही नेशनल के पास भी रिवर्जनरी पावर्स है, they can call the records from the state and decide. ठीक है, सो नेशनल हैज रिवर्जनरी पावर्स, डिस्ट्रिक्ट हैज रिवर्जनरी पावर्स, पर एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सरसाइज रिवर्जनरी पावर्स। व्हाई? नेशनल में कितने जन बैठते हैं? 4 मेंबर्स, एक प्रेसिडेंट।
अगर कोई इंटरेस्टेड है, सुप्रीम कोर्ट हैज अ राइट टू रिमूव दैट मेंबर फॉर दैट केस। मतलब वो मेंबर इंटरेस्टेड है ना, उसको उस केस में बैठने का हक नहीं है। बाकी लोग तो केस सुन सकते हैं, सफिशिएंट। तो दे डू नॉट एक्सरसाइज रिवर्जनरी पावर्स। वैसे भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं उधर, तो सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस है, दे डू नॉट एक्सरसाइज रिवर्जनरी। लेकिन स्टेट हैज अ रिवर्जनरी पावर्स, नेशनल हैज अ रिवर्जनरी पावर्स। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। सो द पावर्स एक्सरसाइज बाय डिस्ट्रिक्ट इज टू, टेरिटोरियल एंड पेक्यूनरी। Powers exercised by state is territorial, pecuniary, appellate and reversionary. Powers exercised by national is territorial, pecuniary, appellate and reversionary. अब ये क्लियर हुआ। एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली हैज पावर्स ऑफ अपील्स। अब ये सबको क्लियर है। ये एग्जाम में आपके लिए ज्यूरिसडिक्शन का पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन यू हैव टू हैंडल दिस वे। अब क्लियर है कौन से कोर्ट्स को कौन सी पावर्स है? ठीक है, क्लियर, फाइन। इतना पहले उतारो, फिर मैं आपको अपील्स का पूरा पार्ट समझाता हूं। ओके, is this completed? Okay, fine. Let me show you on this side the appeal का part. Let me show you on this side the appeal का part. Okay, ये इधर ही रखते हैं। I will show you on this side the appeal का part. Okay, let's see this. सबसे ऊपर वाला कोर्ट कौन सा हुआ? उसके नीचे नेशनल कमीशन, इसके नीचे और ओके, रिवर्सनरी पावर्स क्या है? इफ द जजेस और एनी सिचुएशन अराइजेस whereby the court cannot hear the matter, then I can exercise reversionary powers in the state commission to call for the pending records over state commission, and the state will hear the matter, complete the matter. If they are biased, I can go to national. But if national is biased, then that person is changed. Supreme Court just changes the person. You don't go to Supreme Court. That's it. Because there are 4 members, 1 person. Sufficient to hear. Clear? Fine. Let us pay attention to this. ये हो गया अभी अपील्स। देखो, स्टेट की अपील, डिस्ट्रिक्ट की अपील स्टेट में जाती है, और स्टेट की अपील किधर जाती है? That is, we file appeals over here. ओके, नेशनल की अपील वी फाइल इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये अपील प्रोविजन बोलता है एवरी अपील हैज टू बी फाइल्ड इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। तो यहां पे अपील का डेज कितना हो जाएगा? यहां पे कितना, और यहां पे भी। आप जनरल लॉस में एक चैप्टर पढ़ते हो, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, रिसेंटली। तो इसमें एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज आएगा, वो भी रिसेंटली हुआ है ना। सो सफिशिएंट कॉज बोलता है कि अगर 30 days के अंदर अपील नहीं डाली, देन शो द रीजंस फॉर डिले
इफ यू आर डिलेड देन शो व्हाई यू वर डिलेड. सो यहां पे अगर 30 डेज में अपील नहीं डाली, शो सफिशिएंट कॉज फॉर डिले. क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आया. अब होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट की अपील स्टेट में जाएगी, तो इसका मतलब कौन सी अपील, ये 20 लाख वाली, बराबर ना, 20 लाख वाली 20 लाख स्टार्ट होगी और स्टेट में जाएगी. मतलब आपने एक फोन लिया और वो खराब हुआ तो डिस्ट्रिक्ट में केस लड़ा, डिस्ट्रिक्ट में केस लड़के अगर आप हार गए तो कहां जाओगे, तो स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट में जो ओरिजिनेट होगा, डिस्ट्रिक्ट में जो ओरिजिनेट होगा तो उसका अपील स्टेट में आएगा. फिर स्टेट में हार गए तो कहां पे जाओगे, नहीं, ये प्रोविजन है. लॉ कहता है आपको एक ही अपील अलाउड है. दैट इज अगर आप सपोज 5,000 का फोन है, 5,000 या 10,000 का फोन, उसके लिए अगर आप हार गए डिस्ट्रिक्ट पे तो एक अपील स्टेट. 10,000 के फोन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले हो. यू गेट माई पॉइंट. इस पे केसेस पे केसेस पे केसेस बर्डन अप होते जाते हैं. तो फिर अपना प्रोविजन क्या है, यू कैन फाइल अपील बट ओनली, तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट वन अपील. ओके, सो यू हैव ओनली वन अपील. वैसे ही जो केस स्टेट में स्टार्ट होंगे, कौन से वाले, अबाउ 20 अप टू 1 करोड़, ये कहां से ओरिजिनेट होंगे, अगर ये यहां पे ओरिजिनेट होंगे तो अपील किधर जाएगी, एंड देयर इज ओनली, एंड जो केस नेशनल से ओरिजिनेट होंगे वो कहां जाएंगे. ओके, सो यहां पर अगर वो ओरिजिनेट होंगे तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट. ओके फाइन. लेकिन एक चीज फर्क लेना, क्या, क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए, आई रिपीट, क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आप नेशनल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. मतलब आप डिस्ट्रिक्ट से गए स्टेट, स्टेट में तो आप हार गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लड़ना चाहते हो. लाइक, इज इलेक्ट्रिसिटी अ गुड्स, इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. इज इलेक्ट्रिसिटी गुड्स इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. इसके लिए आप नेशनल कमीशन. इज कंपनी अ कंज्यूमर, इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. कहां जा सकते हो, नेशनल या सुप्रीम कोर्ट. तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आप नेशनल या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो. बट फैक्चुअल बेस, सर मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए, मैं हार गया हूं, इस केस के लिए आप उधर ओनली वन अपील. ओके, तो कॉम्पेंसेशन के लिए एक अपील, क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाओ, ऊपर तक लेके जाओ, बट वहां पे फिर कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो रहा है. समझ में आया. सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ appeal can be filed in National Commission or Supreme Court. ओके, अभी एक चीज और समझना, क्या, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जीत लिया और कॉम्पेंसेशन के लिए उन्होंने अवार्ड दिया 80,000 रुपीज आपके मोबाइल के हिसाब से, दैट हैज टू बी पेड एज अ कॉम्पेंसेशन. अब कंपनी को अगर अपील करनी है इस ऑर्डर के खिलाफ तो वो किधर जाएगा, स्टेट में. क्लियर. तो स्टेट में जो भी अपील डालेगा उसको इस अपील के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है, 25,000 और 50% ऑफ कॉम्पेंसेशन. यहां पे देना पड़ेगा 25,000 और 50% ऑफ कॉम्पेंसेशन. ठीक है, बट विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस. ओके, क्यों, ताकि स्टेट कमीशन के अंदर जो अपील डालते हैं 100-200 छोटे छोटे मैटर्स के लिए नहीं आए. 5,000 का फोन था, मैं डिस्ट्रिक्ट पे हार गया, अब मेरे दिमाग में चलता है 25,000 शुड आई पे फॉर दैट. तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाता है. तो छोटे मैटर्स ऊपर नहीं आते, प्लस स्टेट कमीशन को खुद को मैनेज भी करना है, तो ये एक तरह का कोर्ट फीस है. ओके, विच इज टेकन फ्रॉम द पर्सन, इधर 25,000 और 50% ऑफ द कॉम्पोजिशन विच एवर इज लेस. वैसे ही अगर आप ऊपर जाते हो तो स्टेट से नेशनल के लिए हो जाएगा
35,000 ऑफ 50%। क्यों 35? देखो क्लेम कितना है, 20 के ऊपर है, तो 35 इज अ बिग अमाउंट। जब आपका क्लेम ही 20 के ऊपर है तो 35 इज नथिंग। तो यहां पे 35,000 और 50% ऑफ कॉम्पेंसेशन विच एवर इज लेस, और यहां पे हो जाएगा 50,000 और 50% ऑफ compensation whichever is less. Okay, clear? तो just repeat, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से अपील कितने दिन में आनी चाहिए, एंड स्टेट से अपील एंड नेशनल से अपील ओनली वन अपील इज अलाउड। ओके, ओनली वन अपील। अच्छा, इफ यू मेक एन अपील कितना कॉम्पेंसेशन यहां पे देने का है, 50%। यहां पे कोर्ट फीस कितनी है, 50। वहां पे कोर्ट फीस कितनी है। ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन यू फाइल अपील इन नेशनल एंड स्टेट सुप्रीम कोर्ट? यस, फाइन। ये सबको समझ में आया। तो आपको एक एक अपील करके चलना है, और ये ध्यान रखना है कि अपील 30 डेज में आनी चाहिए, नहीं तो आपको देना पड़ेगा सफिशिएंट कॉस्ट, नहीं तो इतना अमाउंट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर कि अब कंज्यूमर कोर्ट के केसेस कैसे ध्यान में रखते हैं, प्रोसीजर्स क्या है? ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट करो, फिर आपको टाइम लिमिट समझाता हूं। कंप्लीट दिस मच फर्स्ट। नहीं नहीं, इसी में बना डालो। नहीं नहीं, इसी में बना डालो। अरे वो नहीं, ये हो गया? इज दैट डन? ठीक है। अच्छा, एक कॉमन पॉइंट जो आपके अपील प्रोविजंस या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम के जुरिस्डिक्शन से कनेक्टेड है। जब भी आप एक चीज लेते हो, उसके अंदर कुछ डेट्स लिखी रहती है, बेस्ट बिफोर, एक्सपायरी, वारंटी पीरियड, होता है ना? क्लियर? आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि आप उस बेस्ट बिफोर, उस एक्सपायरी, उस वारंटी पीरियड के पहले उसको यूज करो। अगर आपने उसके पहले उसको यूज किया और वो प्रोडक्ट खराब निकला, तो क्या आप उसके लिए अपील डाल सकते हो? अभी कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा प्रोडक्ट है, जाने दे, कौन कोर्ट केस करेगा, बिकॉज पेंडिंग केसेस ही इतने चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग नया वाला केस कब आएगा? तो वो देखते हुए कई लोग नहीं डालते। पर अगर केस डालना है, कितने टाइम में डालेंगे? नहीं, अगर आपने प्रोडक्ट लिया और वो खराब निकला, यू हैव टू फाइल द केस इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 years। ऐसा है। दैट मीन्स कॉज ऑफ एक्शन से, आई रिपीट, कॉज ऑफ एक्शन से केस हैज टू बी फाइल्ड इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 years। दैट इज द टाइम लिमिट। समझ में आया? क्लियर? कब यूज करना है? बेस्ट बिफोर, एक्सपायरी या वारंटी पीरियड के पहले। बिकॉज अगर आप फ्रिज या फिर टेलीविजन देखो तो वारंटी पीरियड ज्यादा होता है, ओके, कंपेयर टू योर नॉर्मल कंज्यूमेबल। तो उससे अगर पहले यूज किया और कंप्लेंट डाला है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज भी खराब हुई, आपने रिपेयर भी करवाई, तो याद रखना, एक बार खराब हो गई तो उसका वो कॉज ऑफ एक्शन का मीटर स्टार्ट हो गया है। ओके, क्योंकि उसके बाद आप रिपेयर करवाते हो तो थोड़ा टाइम तक रुकता है कि रिपेयर के बाद चल रहा है, फिर वापस खराब हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन पिछला पीरियड प्लस ये पीरियड काउंट होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मीटर स्टार्ट हो गया था। तो इन दैट केस 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन।
समझ में आया? 2 years from the date of cause of action has to be the date, but you have to file immediately. क्योंकि जज आपसे पूछता है इतने टाइम तक क्यों रुके थे. अगर आज आपने कंज्यूमर कोड लिया और खराब निकला और आपने बोला जाने दे, और नेक्स्ट 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हो और वहां पे लिखा है एक लेडी ने सेम गुड्स खरीदे और उसने कंज्यूमर केस फाइल किया और उसको 3 लाख रुपया मिला, क्या अब मैं जज के सामने जाके बोल सकता हूं नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, मैंने 6 महीना पहले ये गुड्स लिया था, खराब निकला? द जज सेड लिमिटेशन एक्ट, अगेन यू आर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, सो व्हाई हैव यू कम राइट नाउ? पहले क्यों नहीं आए? गिव अस सफिशिएंट कॉज. जो आपके पास होगा तो देना, नहीं तो फिर दैट इज आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, आई वाज सो एंड सो, देन दैट्स व्हाई आई कुडंट कम. दैट बिकम्स सफिशिएंट कॉज. ये समझ में आया? क्लियर? तो इतना लिख के रखो. टाइम लिमिट्स फॉर फाइलिंग केसेस. टाइम लिमिट्स फॉर फाइलिंग केसेस. कितने टाइम के अंदर केस फाइल होना चाहिए? कितने टाइम के अंदर केस फाइल होना चाहिए? ठीक है, कितना टाइम हमने पढ़ा था? वी हैव टू फाइल इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 years. फाइन, यहां पे लिख दो. द केस मस्ट बी फाइल्ड immediately. The case must be filed immediately after cause of action. Immediately after cause of action, but not later than 2 years. But not later than 2 years. ठीक है, क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने केस डाल दिया, कोर्ट से क्या मांगोगे? बस what remedies will you claim from the consumer forum? एक compensation हो गया, और what else? सोचो, अगर सामने वाली कंपनी, दैट इज सपोज आपका डेल का लैपटॉप खराब हो गया और डेल कंपनी आपको बोलती है हम लैपटॉप रिप्लेस करके देंगे, कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, तो चलेगा? कैन यू आस्क फॉर रिप्लेसमेंट? अगर डेल वाले बोलते हैं हम आपको सिंस इट इज इन वारंटी है रिपेयर करके देंगे पर कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, और अगर वो रिपेयर करके देते हैं इट्स फंक्शनल फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ वारंटी, इट कैन वर्क ना? इट कैन वर्क. अगर आपने मार्केट में जैसे फूड कोर्ट वाला लिया था, तो कैन यू फाइल एंड से कि फूड कोर्ट में स्टेल आइटम्स को निकाल के फेंकना चाहिए, hazardous goods has to be removed from the consumption point? कर सकते हो? कैन यू आस्क दैट मार्केट में जितने भी hazardous goods इस कंपनी के बिक रहे हैं उसको रोको? कैन यू आस्क दैट? ओके, कैन यू आस्क दैट कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो, स्टॉप दैट? ओके, ऐसे कई रिलीव्स, कई रेमेडीज आप इसके अंदर डिमांड कर सकते हो. सिर्फ कॉम्पेंसेशन इज नॉट दी ओनली रेमेडी. ओके, कॉम्पेंसेशन के ऊपर कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो फैक्टर्स के हिसाब से आप रेमेडीज डिमांड कर सकते हो. ओके, क्लियर? फाइन. उसके अंदर से पहला वाला, चलो ये लिखते हैं, रेमेडीज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट. तो ये अपना पूरा कंज्यूमर फोरम का लिटिगेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा. देन नेक्स्ट टाइम आई विल टेक यू इन अदर सेगमेंट्स, दैट इज डेफिनेशंस एंड केस स्टडीज. रेमेडीज फ्रॉम कंज्यूमर फोरम. Remedies from consumer forum. ठीक है, फाइन. यहां पे कौन सी रेमेडी मांगेंगे? कॉम्पेंसेशन. फर्स्ट इज, ठीक है, लिख दो, कॉम्पेंसेशन एंड डैमेजेस. कॉम्पेंसेशन एंड डैमेजेस.
ठीक है, क्लियर। सेकंड इज क्या मांगेंगे? ओके फाइन, ठीक है, ये लिख दो, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। ओके, थर्ड हो जाएगा रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, DEFECTS, डिफेक्ट्स। फोर्थ हो जाएगा दैट इज रिमूव hazardous goods from market, remove hazardous goods from market। स्पेलिंग पता है hazardous का? सबको पता है ना, ठीक है। रिमूव hazardous goods from market। नेक्स्ट इज stop distribution of hazardous goods, stop distribution of hazardous goods। ठीक है, फाइन। और फिर उसके बाद क्या मांगेंगे? दैट इज स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये डिमांड किया। और लास्ट में बेस्ट वाला, इसको बोलते हैं सच अदर रिलीफ, सच अदर रिलीफ as COURT, court deems fit। Court deems fit। Okay, such other reliefs as courts deems fit। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी अदर रिलीफ जो मैंने शायद डिमांड नहीं की हो बट कोर्ट को लगता है, कैन बी demanded over here। Fine. So is this clear what we have studied today? Any person have any doubt? Clear? Fine. Sure.